8 बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहली बड़ी खबर खार्किव में रूस का सबसे बड़ा अटैक। खार्किव के कई गांव पर रूस के मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें सामने आई। दूसरी बड़ी खबर डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट को लेकर है। रात भर रूस ने डोनेट्स्क में जबरदस्त बमबारी की है। डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट, पूरे इलाके में एयर रेड अलर्ट की आवाज सुनाई दी और साथ ही रात भर रूस ने डोनेट्स्क में जबरदस्त बमबारी की है। तीसरी बड़ी खबर खेरसॉन में रूस के सबसे बड़े अटैक को लेकर, जहां रात भर खेरसॉन पर भी करीब 100 शेल्स दागे गए हैं। तो खेरसॉन से भी रूस के अटैक को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। रात भर यहां भी अटैक होते रहे। अब मेलिटोपोल और ज़ेपोरिज़िया में हुए धमाके को लेकर चौथी बड़ी खबर, जहां सुमी और डोनेट्स्क में भी रूस की बमबारी को लेकर खबरें मिल रही हैं। पांचवी बड़ी खबर, जहां यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के 3 कैंप्स पर हमला बोल दिया है और यूक्रेन ने रूस के एक कंट्रोल रूम को भी उड़ा दिया है। छठी बड़ी खबर, यूरोप में यूक्रेन की ट्रेनिंग का वीडियो। यह वीडियो अब जारी किया गया है तैयारियों के तहत। ब्रैडली टैंक के ऊपर यूक्रेनी सैनिकों की यह ट्रेनिंग चल रही है। तो यूक्रेनी सैनिकों की यह ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया गया है, क्योंकि यूरोप में यूक्रेन के ये सैनिक एक जबरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं और ब्रैडली टैंक पर जिस तरीके से सैनिकों की ये मौजूदगी नजर आ रही है, खास ट्रेनिंग को अंजाम दिया गया है। अब अगली बड़ी खबर भी आपके सामने होगी और यह खबर है स्पेन में भीषण आग से 4000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। खराब मौसम से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यह आशंका भी बढ़ती जा रही है। स्पेन में लगी भीषण आग की यह तस्वीर, जहां पूरी तरीके से जंगल इसकी चपेट में है। हालांकि ये बताया जा रहा है 4000 हेक्टेयर का ये जंगल जलकर खाक हो चुका है और इस आग पर काबू पाने की जद्दोजहद भी जारी है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर, जहां जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर इजरायल की सड़क पर कोहराम मचा हुआ है और पीएम नेतन्याहू जुडिशियल रिफॉर्म्स के फैसले को अब क्या वापस ले सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही ये फैसला वापस लिया जा सकता है। और अब बिग वॉल पर ये 8 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसके तहत ये बड़ी खबर, खार्किव में रूस का सबसे बड़ा अटैक, पूरे डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। और तीसरी बड़ी खबर, जहां खेरसॉन पर रात भर करीब 100 शेल्स दागे गए और सुमी और डोनेट्स्क में भी रूस की बमबारी को लेकर बड़ी खबर आई है। हालांकि यह भी देखा गया कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के 3 कैंप्स पर बड़ा वार करते हुए बड़ी चोट रूस को पहुंचाई है। ब्रैडली टैंक पर चल रही यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, क्योंकि यूरोप में यह खासतौर पर ट्रेनिंग चल रही है और स्पेन में लगी भीषण आग पर कैसे अब काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 400 हेक्टेयर इलाके में यह आग फैल चुकी है और पीएम नेतन्याहू का एक फैसला, जिसको लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि अब जल्द पीएम नेतन्याहू की तरफ से फैसला वापस भी लिया जा सकता है। सबसे बड़ी खबर है, जहां बखमुट में यूक्रेन के T-80 टैंक का कहर अब आपके सामने। इमारत में मौजूद वैगनर पर T-80 टैंक का यह हमला, पॉइंट ब्लैंक रेंज से T-80 टैंक का अटैक। तो बखमुट में यूक्रेन के T-80 टैंक के कहर की यह तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अगली बड़ी खबर भी है, जहां बखमुट में ही यूक्रेनी फौज की ताबड़तोड़ फायरिंग भी देखने को मिली है। यह अगली तस्वीर आपके सामने, जहां बंकर में छिपे वैगनर लड़ाकों पर कैसे गोलियां बरसाई गई, देखिए। यूक्रेन की दूसरी असॉल्ट बटालियन का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। जगह जगह जिस तरीके से गड्ढे खोदने के बाद यहां पर वैगनर लड़ाके छिपे हुए हैं, एक तरीके की प्लेसमेंट्स इन्होंने यहां पर ऐसे ही अलग अलग दूरी के इलाकों को कैप्चर करते हुए बनाई हुई है, जहां पर सीधा वार किया गया है और यह ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से। अब अगली बड़ी खबर, जहां रूस के तुला में जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के बाद जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया।
हालांकि तुला में ड्रोन से बड़े हमले का यह शक है और यूक्रेन के रूस में घुसकर हमले की यह आशंका है। तीन बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई जहां यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है और रूस को पहुंचे इस नुकसान की ये तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां यूक्रेन की दूसरी असॉल्ट बटालियन का ये बड़ा हमला, रूस के तुला में हुआ जोरदार धमाका और इमारत में मौजूद वैगनर पर T-80 टैंक से किया गया ये वार। शंकर प्रसाद सर, यूक्रेन जिस तरीके से अब रूस को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्या रूस के लिए आने वाले वक्त में हालात को देखते हुए टेंशन बढ़ती जा रही है? इस पर चर्चा से पहले सर एक और बड़ी खबर बता दूंगी, क्योंकि रूस के तुला रीजन में ही घुसकर यूक्रेन के एक और बड़े अटैक की ये तस्वीर देखनी जरूरी है, जहां यूक्रेन ने सोवियत दौर के Tu-141 ड्रोन से यह बड़ा हमला किया है। रूस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर से हमले को हालांकि नाकाम किया और यूक्रेन का ड्रोन रूस के क्रिवित्स में भी क्रैश हुआ। अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। मॉस्को की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में घुसकर जिस तरीके से अटैक किया है उसके तहत खबर बड़ी है। मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर तुला में ही यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के हमले में हालांकि 3 लोगों के जख्मी होने को लेकर खबर आई, क्योंकि यहां इमारतों को टारगेट किया गया है। 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। तुला के ही गवर्नर ने हमले के बाद सुरक्षा तो जरूर बढ़ा दी है, लेकिन हमले के बाद चिंता भी बढ़ती जा रही है। S-300 और पंसीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव करने का फैसला लिया गया है। अब जल्द आपके सामने एक इंफॉर्मेशन जहां रूस में घुसकर यूक्रेन के अटैक को लेकर यह इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को से 250 किलोमीटर दूरी पर जिस तरीके से बड़ा अटैक किया है, बड़े सवाल भी हैं। और रूस की तरफ से दावा यह कि यूक्रेन ने तुला रीजन में बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है। रूस ने पोल 21 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से हमले को नाकाम जरूर कर दिया, लेकिन चिंता रूस की बढ़ती जा रही है। अब यूक्रेन का ड्रोन तुला रीजन के क्रिवित्स में क्रैश हो गया और रूस ने S-300 और पंसीर मिसाइल सिस्टम को भी अब एक्टिवेट करने का फैसला लिया है। शंकर प्रसाद सर, जाहिर सी बात है यूक्रेन ये तो कह चुका है कि वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो ऑफेंसिव होता जा रहा है, कुछ और बड़ी खबरों का रुख करने से पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि ये एक बड़ी चोट रूस को पहुंचाई गई है ताबड़तोड़ अटैक करते हुए। जब तक कि यूक्रेन की फौजें यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर ही लड़ती रहती है रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट, तो एक बात है, जिस दिन भी यूक्रेन की फोर्सेस फिजिकली या असॉल्ट के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मॉस्को के अंदर कहीं गिर गया कोई बम, तब हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। तो देखने की बात यह है कि इस समय लड़ाई जो हो रही है, एक्सचेंज जो फायर जो हो रहा है, चाहे ग्राउंड फोर्सेस का हो, चाहे एयर फोर्सेस का हो, चाहे मिसाइल का हो, वो सब यूक्रेन की टेरिटरी में ही हो रहा है। अगर यूक्रेन की टेरिटरी में लड़ाई इस तरह चलती रही तो जरूरी बात है कि रशिया का नुकसान अवश्य हो रहा है, रशियन फोर्सेस को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जो इसका रिटेलिएटरी आता है, जो इसकी एयर से आती है बमबारी, जो इसकी आर्टिलरी और मिसाइल से आती है, जो टैंकों से आती है, टैंक फायर से जो आती है, उसमें यूक्रेन के न तो केवल सेना मर रही है, बल्कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। उनके यहाँ की जितनी सिविल पॉपुलेशन है वो परेशान हो रही है, उनके यहाँ और हाहाकार मच रही है। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। रशिया के लिए बहुत खतरा है। रूस ने भी ये दावा जरूर कर दिया है कि यूक्रेन अब रशिया में घुसकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ दिन पहले भी सर, अगर आपको याद हो, मैं वापस आपके पास लौटती हूं, क्योंकि अमेरिका ने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर जब फैसला किया था तो वो इस फेवर में नहीं था कि यूक्रेन किसी भी तरह से अब युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए रूस के अंदर जाकर अटैक करने की कोशिश करे। अब रूस पर हमले की यूक्रेन की स्ट्रैटेजी को लेकर अगली बड़ी खबर है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अब लीक हो गई है और पॉलिटिको की रिपोर्ट में यूक्रेन की स्ट्रैटेजी पर जो खुलासे हुए हैं उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। हालांकि वॉर स्ट्रैटेजी लीक होने से यूक्रेन की नाराजगी भी जायज है। अब यूएस अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको ने जो रिपोर्ट छापी थी उसमें आखिर है क्या, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो स्ट्रैटेजी लीक हुई है उसके तहत ये खबर महत्वपूर्ण थी कि कैसे मई में यूक्रेन की रूसी मिलिट्री पर हमले की काउंटर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही थी। अब ये स्ट्रैटेजी लीक हो चुकी है। पॉलिटिको ने यूएस अधिकारियों के हवाले से ही यूक्रेन की रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अब यूक्रेन खेरसों से क्रीमिया पर अटैक करे या नॉर्थ से बढ़ते हुए साउथ में अटैक करे, पॉलिटिको के मुताबिक यूक्रेनी फौज के लिए दूसरा विकल्प
बेहतर है। अब जेलेंस्की के एडवाइजर ने पॉलिटिको की स्टोरी पर नाराजगी भी जाहिर कर दी है। जेलेंस्की के एडवाइजर पोदलिक ने कहा स्ट्रैटेजी दुश्मन को चौंकाने के लिए थी। मेरा सवाल इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस लिहाज से है, जहां राजन कुमार सर, मैं चाहूंगी आप इसको लेकर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ये क्या किया जा रहा है, वेस्ट के हथियार जो मिल रहे हैं उसी के बलबूते यूक्रेन इस युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। वहीं वेस्ट की तरफ से ही ये पूरी स्ट्रैटेजी भी लीक कर दी जाती है कि आखिर किस तरीके के विकल्प अपनाने की यूक्रेन आने वाले वक्त में कोशिश कर रहा है। देखिए सुरभि, इसमें कोई शक नहीं कि जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है ये यूक्रेन में नहीं बन रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी तो वॉशिंगटन डीसी में बन रहा है या पेंटागन में बन रहा है। लेकिन लीक होने का मतलब है कि लीक भी वहीं से हुआ है, और लीक को इतना आसानी से मान के नहीं चले कि लीक हो सकता है कि इसको लीक जानबूझ के भी किया गया हो, जिसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक मकसद भी हो। और ये बिल्कुल जैसा कि अभी शंकर प्रसाद सर बता रहे थे कि जब तक यूक्रेन अपनी टेरिटरी में लड़ता रहेगा और जब तक उस दायरा को बढ़ाता नहीं है कि उसके आर्मी रूसी टेरिटरी में अटैक करें, तब तक युद्ध उन्हीं का नुकसान हमेशा होता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि अभी भी क्राइमिया में भी अटैक करने की जो संभावना बताई जाती है, जो कि लीक का जो पेपर हुआ है उसमें बताया जा रहा है, क्राइमिया में भी डायरेक्ट अटैक अभी तक उस ढंग से नहीं हो रहे हैं। हालांकि वहां के ब्रिज पे हुए हैं, लेकिन लगातार जो अटैक होने चाहिए उस पर भी डिबेट है कि क्राइमिया में अटैक करे कि नहीं, क्योंकि वेस्ट में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं बोल रहे हैं कि क्राइमिया में अटैक अगर करता है तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा और फिर कीव पे सीधा आक्रमण कर सकता है। और वो जोखिम यूक्रेन ऐसे वक्त में नहीं उठा सकता है अगर ये दायरा बढ़ता जा रहा है। विनोद दत्ता सर, विकल्पों के तौर पर अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के जरिए तो खुलासा ये हुआ कि यूक्रेन खेरसो से क्रीमिया पर अटैक करे या नॉर्थ से बढ़ते हुए साउथ में अटैक करे। ये स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त को देखते हुए, काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए, क्या वाकई यूक्रेन को फायदा पहुंचा सकती है? इन तमाम विकल्पों पर अगर बात करें तो देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, पर मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन ये गलती करेगा और अमेरिका भी उसको ये गलती नहीं करने देगा, क्योंकि क्रीमिया रशिया के काफी करीब है और जिस तरह से उसका एनेक्सेशन हुआ है 2014 में, रशिया इसको बहुत सीरियसली लेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब वो एक ब्रिज के ऊपर अटैक किया था क्रीमिया के ऊपर, क्योंकि पुतिन साहब का बड़ा पेट प्रोजेक्ट था, वो पुतिन साहब ने काफी रिटेलिएट किया था। तो इसको रशिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि बिल्कुल कोई बर्रैये के छत्ते में हाथ दे यूक्रेन, क्योंकि वो फिर सिमटने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई सुइसाइडल प्लान या अटैक करेंगे। यूक्रेन को चाहिए कि वो जितना भी युद्ध को ईस्टवर्ड्स ले जाए, कोशिश कर, और जहां तक हो वो जो रशियन ट्रूप्स हैं उनको एंगेज करके रखे। जैसा जनरल साहब बताया था, जनरल साहब तो खुद एक बहुत बड़े लीजेंड है इंडियन आर्मी के, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस दिन रशिया की जमीन पे या उनकी सरजमीन पे अगर कोई गोला गिरता है तो इसके इसको लेकर सर रशिया की तरफ से बार बार चेतावनी दोहराई भी जा चुकी है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज के बड़े एक्शन सामने आ रहे हैं। अब देखिए कैसे Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन ने यह हमला किया है। अब कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए बड़ा अटैक कैसे अंजाम दिया गया, देखिए। अब यूक्रेन की अटैक हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों पर एक और स्ट्राइक की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से ही रूसी ठिकानों पर यह बड़ी स्ट्राइक की गई है। अब यहां देखिएगा कैसे यूक्रेन का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से बड़ा एक्शन देखने को मिला। टारगेट वार किए जा रहे हैं और इसी तरह कई रूसी ठिकानों पर चुन चुनकर हमला हुआ है। तो वॉर जोन से आ रही ये लेटेस्ट तस्वीरें आपने देखी और इसी आधार पर हमने पूरा एनालिसिस भी किया है। लेकिन जंग में यूक्रेन का रूस को भीषण नुकसान पहुंचाने का ये जो दावा है, उसके तहत अगली बड़ी खबर, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 15 टैंक्स को नष्ट करने का दावा किया है और 24 घंटे में ही रूस की 15 आर्म्ड गाड़ियों को जैसे नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर। इसी तरीके से पिछले 24 घंटे में बिगड़े हालात को लेकर, कैसे जंग में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर जो दावे किए गए हैं वही इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि यहां पिछले 24 घंटे में जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं उसी आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन रूस पर अब
ये बड़ा अटैक कर रहा है। सबसे पहली बड़ी खबर आपने देखी, जहां पिछले 24 घंटे में यूक्रेन का रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का ये दावा किया गया है यूक्रेन डिफेंस की तरफ से। ये दावा कि कैसे पिछले 24 घंटे में रूस के 15 टैंक और 15 आर्म्ड गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं 24 घंटे में रूस के 2 ड्रोन और 8 आर्टिलरी सिस्टम को भी तबाह करने का बड़ा दावा किया जा रहा है। और जंग में रूस को अब तक करीब 3600 टैंक्स के नुकसान को लेकर भी यह दावा किया गया है। अब रूस को जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, जाहिर सी बात है रूस इसके बाद चुप बैठने वाला नहीं है। शंकर प्रसाद सर, रूस को आज के हालात में देखते हुए किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक का क्या फेलियर कहें या रशिया के लिए एम्बैरेसमेंट कहें, जहां इलाकों पर कब्जा करने के बावजूद वो गवर्न करने को लेकर कोई दावा नहीं कर पाया। देखिए, असलियत यह है कि आपने जितने 15 मिनट में अपने अंक बताएं, इतने टैंक बर्बाद कर दिए रशिया के, इतनी बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद कर दी, इतना रशिया के ऊपर नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रशिया ने कुछ तोड़ा भी कि नहीं यूक्रेन के अंदर। रशिया ने जो बमबारी की होगी उससे तो आपने बताया नहीं कि कितने वहां नुकसान हुआ। तो ये जितनी खबरें आपके पास आ रही हैं ये वेस्टर्न मीडिया की मोटिवेटेड खबरें हैं। गलत है कि सही है ये तो ना आप बता सकती है ना मैं बता सकता हूं, लेकिन समझने की बात यह है कि टोटल फायर पावर इस वक्त किसके पास कोऑर्डिनेटेड ज्यादा है। कोऑर्डिनेटेड फायर पर रशिया के पास कहीं ज्यादा है। अगर रशिया की तरफ से भी कुछ हमले हो रहे हैं तो उसने भी तो कुछ नुकसान किया होगा यूक्रेन के अंदर, उसके भी तो कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कुछ हमले हुए हैं। मैं आपकी बात को बीच में रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह वीडियो जारी करते हुए रूस को पहुंचाए जा रहे नुकसान का बड़ा दावा किया है। आई एम कमिंग अप नेक्स्ट ऑन दैट न्यूज सर, जो आपने कहा, क्योंकि अब रूस के यूक्रेन पर भी हमले के जबरदस्त वीडियो जारी किए गए हैं और हैरतअंगेज ये वीडियो हैं। अब रूस का K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से विध्वंसक प्रहार हुआ है। रूस ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब रशियन डिफेंस ने हमले का यह वीडियो जारी किया है। अब ज़ेपोरिज़िया में फ्रंट लाइन पर रूस के बड़े अटैक की तस्वीर भी देखिए, क्योंकि यहां पर भी बड़ा हमला किए जाने का दावा किया गया। रूस का यूक्रेन के 19 सैनिकों को मारने का यह दावा है। रूस की 503वीं ब्रिगेड का यह बड़ा एक्शन। रूस के अटैक में ही यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। और ये हमले सिर्फ ज़ेपोरिज़िया तक सीमित नहीं है। अगली बड़ी खबर आपके सामने होगी, जहां रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला हुआ है खार्किव, लेमन, बखमुट में। अब अवदिवका, मोरिंका में भी बड़ा रूसी हमला हुआ है, जहां पिछले 24 घंटे में रूस के 60 अटैक को यूक्रेन ने नाकाम करने का दावा कर दिया है। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि रूस की जिस महातैयारी को लेकर ये बड़ी खबरें आई हैं, ये तस्वीरें जारी की गई है रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जहां बड़े हमले का ये दावा न सिर्फ ज़ेपोरिज़िया में, खार्किव, लेमन, बखमुट में रूसी अटैक, बल्कि रूस का K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से भी ये वार। शंकर प्रसाद सर, जल्द आपके पास इसी को लेकर मैं जवाब चाहूंगी, क्योंकि यही मैंने सर आपसे जानने की कोशिश की थी। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं सर, लेकिन इन दावों के तहत हकीकत रूस की तरफ से यह जारी की गई थी कि वो बहुत हद तक इलाकों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन गवर्न करने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई सर। देखिए, असलियत यह है कि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। रशिया यूक्रेन के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, यूक्रेन रशिया की आर्म्ड फोर्सेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। समझने की बात यह, इसके बैलेंस शीट देखिए ना। बैलेंस शीट में आपको लगेगा कि किस पार्टी का एक 24 घंटे के अंदर कितना ज्यादा नुकसान हुआ। इसको तो ये तो साल से ऊपर हो गए चलते चलते। अब जितना नुकसान यूक्रेन में हुआ है उसकी रिकंस्ट्रक्शन में कितने ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा, वो कहां से आएगा? वहां पे कितने आदमी बेघर हो गए, वो कहां जाएंगे? वहां पे पूरी इंडस्ट्री खराब हो गई, पूरी वर्ल्ड की फूड पॉलिसी खराब हो गई। तो इससे नुकसान कहां हो रहा है? यू टेक अ बैलेंस शीट, जिसको मैं कहूंगा। बैलेंस में देखिए कि पिछले 13 महीने में रूस के अंदर कितना नुकसान हुआ, यूक्रेन के अंदर कितना नुकसान हुआ, ह्यूमन ट्रेजेडी कितनी हुई।
ह्यूमन ट्रेजेडी कितनी हुई वो देखिए, मिलिट्री की तो ट्रेजेडीज हो रही है रशिया के अंदर भी और यूक्रेन के अंदर भी, लेकिन सिविल पॉपुलेशन में रशिया में क्या हुआ है और यूक्रेन में क्या हुआ है, पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, इस चीज का बैलेंस शीट देखिए ना आप, बैलेंस शीट से पता लगेगा वाले आंकड़े कि ऐसे में सर सामने आएंगे, सच्चाई होगी, क्योंकि ये जो वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, उसने वॉर ऑफ सर्वाइवल बना दी और उसी के तहत हर 24 घंटे में हालात यहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर भीषण पलटवार हुआ है, जहां 24 घंटे में रूस के हमले में यूक्रेन के 200 सैनिकों की मौत को लेकर अगली बड़ी खबर है, और 24 घंटे में रूस के हमले में यूक्रेनी आर्टिलरी होवित्जर भी नष्ट करने का दावा किया गया है, और यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की ये जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक भी जारी है। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने है जहां रूस की ये जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 7 हाइमार्स रॉकेट को नष्ट करने का दावा किया है, और 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 14 ड्रोन अटैक भी नाकाम कर दिए हैं। अब 24 घंटे में ही रूस के हमले में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक भी मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन की 9 गाड़ियां और 4 होवित्जर को भी नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने पोलैंड का आर्टिलरी सिस्टम, 2 यूएस रडार भी नष्ट किए हैं। रूस के हमले में लिमन में 900 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और 2 होवित्जर नष्ट कर दिए गए हैं। अब मेरा सवाल यहां पर राजन कुमार आपसे है, इन वॉर स्ट्रैटेजीज को समझते हुए जो तरीके अभी अपनाए जा रहे हैं, बदलते मौसम के साथ वॉर का ये बदलता रुख, इसमें दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के तहत ये बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे में यूक्रेन के लिए रूस की तरफ से जिन इलाकों पर कब्जा हो चुका है वहां पर डटे रहना आसान रहेगा? देखिए, रूस की स्ट्रेटजी का 3 पार्ट है। पहला तो यह कि जो उनके पास जो 4 इलाके कब्जे में आ चुके हैं, बेसिकली दनेस्क और लुहांस्क इसका एरिया है, तो उस एरिया को अपने कब्जे में रखना। दूसरा है कि क्राइमिया को यूक्रेन के हमले से बचाना, और तीसरा कि चूंकि 27 हमले ड्रोन से हो चुके हैं रूस के टेरिटरी के अंदर, तो इस ढंग का जो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं रूस की टेरिटरी में, उससे भी अपने लोगों को बचाना। तो ये स्ट्रेटजी है। तो यह तो मान के चलें कि जो रूस के कब्जे में अभी जो इलाके हैं उसको निकालना काफी मुश्किल होगा यूक्रेन के लिए, और जिस ढंग के वेपन्स अभी यूक्रेन के पास हैं उससे यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए यूक्रेन अभी आप देख रहे हैं कि दूसरे ढंग के मिसाइल या फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, टैंक की बात कर रहा है, क्योंकि उसके बिना जो रूस के कब्जे में है, और रूस काफी एंट्रेंस्ड है, वहां पे बिल्कुल इंच टू इंच फाइट हो रहा है, और एक भी किलोमीटर का एरिया जो है वहां पे यूक्रेन को कब्जा अब वापस लेना मुश्किल हो रहा है। तो वैसी स्थिति में यह मान के चले कि रूसी आर्मी को वहां से निकालना बिल्कुल मुश्किल होगा, और जिस ढंग वेपन अभी उनके पास है, जिस ढंग के रिसोर्सेस है, मुझे तो नहीं लगता उसमें संभव हो पाएगा यूक्रेन। बिल्कुल, लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं उसके तहत बड़े दावे इंच टू इंच इसी लड़ाई को लेकर किए जा रहे हैं। अब यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस है। अगली बड़ी खबर, जहां रूस में अब दिखा है टैंकों का भी ये बड़ा मूवमेंट। अब ट्रेन से जाते नजर आए हैं सैकड़ों T-62 MV टैंक। अपग्रेड होने के बाद ट्रेन से ये टैंक्स रवाना हुए हैं, और जल्द यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर रशियन टैंक्स की ये मौजूदगी आने वाले वक्त में बैटलफील्ड का रुख किस तरीके से बदलने वाली है। न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160M का प्रोडक्शन, ये बड़ी खबर है, जहां अपग्रेड होने के बाद लेटेस्ट हथियारों से लैस होगा Tu-160। कजान शहर में डीजी सरगेई केमजोव ने प्लांट का दौरा किया है। यूक्रेन वॉर के बीच एटमी हमले का खतरा क्या अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि रूस के फैसले पर यूक्रेन और पश्चिम मीडिया में सरगर्मी जिस तरीके से तेज होती जा रही है। विनोद दत्ता सर, मेरा सवाल यही है, इस पर चर्चा करने से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन इसी बारे में दे दूं, क्योंकि पुतिन के एटमी बॉम्बर्स अगर रेडी टू मोड में हैं और पश्चिम मीडिया इसको लेकर अगर बड़े दावे कर रही है, तो चिंता कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन अचानक से तेज कर दिया है, और रूस के ही गोर्नोव एविएशन प्लांट में Tu-160M का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। अब रशियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है Tu-160 बॉम्बर को, और Tu-160 एक अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है। Tu-160 का मॉडिफाइड वर्जन Tu-160M मॉडर्न वेपन से लैस है, और रूस ने सर्विलांस एयरक्राफ्ट Tu-214R का भी उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। दत्ता सर, अब ये बदलती रणनीति आज के इस हालात में कितना फायदा पहुंचा सकती है रशिया को? इज दिस द नीड ऑफ द आवर? देखिए, रशिया अब इस सिचुएशन को कंसोलिडेट करेगा,
क्योंकि आप देखिए जिस तरह के का सामरिक सपोर्ट यूक्रेन को मिलना चाहिए था वो काफी पीटर ऑफ हुआ है और वेस्ट ने भी अपने जो हाथ थे वो थोड़े से खींच लिए हैं। अमेरिका में भी इस चीज का विरोध हो रहा है, तो रशिया इस सिचुएशन को एनकैश करेगा और कंसोलिडेट करेगा। रही बात अपने जो न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर इन्वेंट्री है, वो उसको हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस में रखेगा, क्योंकि करीब रशिया के पास करीब 6,000 की इन्वेंट्री है, लेकिन सारी की सारी इन्वेंट्री जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल रेडीनेस में नहीं है। तो उसमें जितना भी जो उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको वो बिल्कुल ऑपरेशनल रेडीनेस में रखा हुआ है। उसने उनको स्टेज फॉरवर्ड भी किया है और जैसे ही अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो रशिया विल नॉट बी फाउंड वांटिंग, क्योंकि रशिया के पास अगर जी, क्योंकि जो वेस्ट है या जो अमेरिकन जो एलाइज है, अगर वो रशिया को ज्यादा पुश करते हैं तो उसके पास अगर इस युद्ध को कोई विराम लाने के लिए या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पुतिन साहब के पास यही ऑप्शन रह जाता है। हालांकि उसके दूरगामी जो प्रभाव हैं वो काफी भयावह होंगे, लेकिन रशिया पूरी तरह तैयार है। उसने अपनी एयरफोर्स और उसके जो लैंड बेस्ड वेक्टर्स हैं और उनको पूर्ण तरह से तैयार किया हुआ। पश्चिमी देशों से 3 गुना ज्यादा एम्युनिशन रूस बना रहा है। वेस्ट के हथियार सप्लाई बढ़ाने पर पुतिन का यह बड़ा बयान आया। गोला बारूद की प्रोडक्शन में रूस ने पश्चिमी देशों को भी अब पीछे छोड़ दिया है। हथियारों की इस होड़ में पुतिन का क्या वाकई कोई तोड़ नहीं है? एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले यह जान लीजिए कि किस तरीके से रूस अपने मिसाइल और एम्युनिशन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अब वेस्ट के यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने के बाद पुतिन का यह बड़ा बयान, जहां वेस्ट से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन रूस कर रहा है। अब वेस्ट यूक्रेन को 400 टैंक भेजेगा, हम 1600 नए टैंक बना रहे हैं। यूक्रेन और वेस्ट मिलकर 20,000 आर्टिलरी शेल बना रहे हैं, जबकि रूस इसमें कहीं आगे है। जंग को लंबा खींचकर पश्चिमी देश सिर्फ विनाश को दावत दे रहे हैं। शंकर प्रसाद सर, एक क्विक रिएक्शन, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, रशिया के लिए तो ये वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है और उसी पर वो चल रहा है। समझने की बात यह है कि जिस दिन भी वेस्टर्न पावर्स ने या यूरोपियन नेटो पावर्स ने अगर कोई हरकत मॉस्को के या रशियन की टेरिटरी में कर दी, तो जिस तरीके से रिस्पांस के लिए पुतिन साहब बिल्कुल तैयार हैं चारों तरफ से, इंक्लूडिंग बेलारूस में, तो जो वॉर आज यूक्रेन की धरती पर हो रही है, अगर उसका एक छींटा भी रशियन टेरिटरी में चला गया तो पुतिन साहब इस लड़ाई के छींटे नहीं बल्कि बमबारी करेंगे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। The war will shift, the war zone will shift from Ukraine to European nations and to the Americans, because सब दुनिया जानती है, पुतिन साहब जानते हैं कि इस लड़ाई के पीछे है कौन। इस लड़ाई के पीछे है अमेरिका, ये लड़ाई के पीछे है नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। तो अब पुतिन साहब को अगर ये लगा किसी वक्त की इन लोगों की मदद से मेरे देश के अंदर हमला हो रहा है, तो वो भी इस लड़ाई को शिफ्ट करेंगे उनकी धरती के ऊपर। और अगर उनकी धरती के ऊपर ये शिफ्ट हो गया, नॉट ओनली विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो बहुत बात की बात है, कन्वेंशनल वेपन्स के साथ ही यूरोप में बुरा हाल हो जाएगा। अगर यूरोपियन में कन्वेंशनल वेपन्स का फायर पावर भी अगर पुतिन ने इस्तेमाल की तो लड़ाई एक बड़ी बड़ी गंभीर हालत में पहुंच जाएगी। अब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से बड़ा दावा जो किया जा रहा है, उस पर चर्चा से पहले जानिए कैसे कहा जा रहा है हथियारों के मोर्चे पर पश्चिम के सामने रूस नहीं टिक पा रहा। रूस को होने लगी है हथियारों की भारी कमी। ISW की तरफ से किया जा रहा है ये बड़ा दावा, क्योंकि कीव को नहीं होने जा रही हथियारों की कोई दिक्कत। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल, क्योंकि वेस्ट से क्या वाकई रूस पिछड़ता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल। हालांकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि पश्चिम देश हथियारों के प्रोडक्शन में रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा आगे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में दावे के तहत ये बड़ी बातें कही जा रही हैं कि पश्चिम के प्रतिबंध का भी असर है, कि पश्चिम प्रतिबंधों से ही अब रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ही पुतिन भ्रम पैदा करने की क्या ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन को लंबे वक्त तक पश्चिमी मदद संभव नहीं है और पश्चिम के सामने कीव को हथियार सप्लाई की उतनी
जल्दी नहीं है। ये कई बड़े सवाल इन दावों के तहत किए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की बेलारूस को यह बड़ी धमकी सामने आई है, जहां रूस के न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में तैनात हुए तो सैंक्शंस लगेंगे। ईयू चीफ जोसेफ बोरेल का यह बड़ा बयान, बेलारूस में रूस की न्यूक्लियर तैनाती अवैध कदम माना जाएगा। बेलारूस नहीं माना तो और भी कड़े बैन लगाए जाएंगे। अब पुतिन के न्यूक्लियर ऐलान पर नेटो ने कैसे पलटवार किया है, इसी को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां पुतिन का न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का बयान खतरनाक है। नेटो ने पुतिन के बयान को गैर जिम्मेदार बताया है। पुतिन ने कहा था बेलारूस में तैनात होंगे न्यूक्लियर वेपन। बड़ी खबर है, जहां चीन से मुकाबले के लिए यूएस को अब न्यूक्लियर बॉम्बर चाहिए। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, चीन से मुकाबले के लिए यूएस की क्या ये बड़ी तैयारी है? अमेरिका के टॉप थिंक टैंक का तो यही बड़ा दावा है। यूएस एयरफोर्स को 300 न्यूक्लियर बॉम्बर की जरूरत है। अमेरिका को बढ़ाना होगा अब न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन। इसके तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले आपके सामने जानकारी, जहां चीन को हराना क्या वाकई अब आसान नहीं होगा। चीन से मुकाबले के लिए यूएस को B-21 स्टेल्थ न्यूक्लियर बॉम्बर चाहिए। यह कहा जा रहा है चीन को हराने के लिए यूएस एयरफोर्स को 300 बॉम्बर की जरूरत होगी। और महत्वपूर्ण यह कि यूएस को 225 B-21 स्टेल्थ बॉम्बर की सबसे ज्यादा जरूरत बताई जा रही है। प्रोफेसर राजन, इस पर आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका को कई दर्जन B-1 और B-52 बॉम्बर की जरूरत यहां पर बताई जा रही है। B-21 स्टेल्थ बॉम्बर का प्रोडक्शन हर साल 9 से बढ़ाकर अब 20 करना होगा। अगेन मेरा सवाल यही है, इज दिस द नीड ऑफ द आवर, जहां अमेरिका को चीन से मुकाबले के लिए भी बड़ी तैयारी करनी होगी? प्रोफेसर कुमार, देखिए, चीन का जो गेम है बहुत विशाल गेम है, और चीन से अगर अमेरिका सच में तैयारी करना चाहता है, मेरे हिसाब से अभी तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो करेगा तो उसके लिए उसका दायरा काफी अलग होगा। यह मान के चलें कि दोनों देशों के पास काफी ज्यादा डेटरेंट पावर है, दोनों पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बॉम्बर है, मिसाइल है, सब कुछ है। लेकिन यह जरूर है कि एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस होता है, जिसमें कि आप अपने वेपन की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं, नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं। तो यह निश्चित रूप से अमेरिका को अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस ढंग से मिलिट्री मॉडर्नाइज कर रहा है चीन, अभी आपने देखा कि वहां पे बजट भी पिछले साल की तुलना में 7% अपने बजट का बढ़ा दिया है, पिछले साल की तुलना में अपने डिफेंस बजट को। तो चीन काफी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो नेवल हो या आर्मी हो या स्पेस कैपेसिटी हो। तो वैसे में जो भी देश उसको अगर वहां पे उससे अपने आप को बचाना चाहता है, या जिस तरीके से बड़े बदलाव करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट करता है, वो भी अमेरिका की चिंता बढ़ा देता है। नॉर्थ कोरिया ने फिर टेस्ट किए हैं 2 बैलिस्टिक मिसाइल, और किम जोंग के मिसाइल टेस्ट पर दक्षिण कोरिया का यह दावा, पूर्वी सागर की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। पिछले 15 दिनों में 10 मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं किम जोंग, और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की कड़ी निंदा भी की है। अब तानाशाह की विध्वंसक सनक को लेकर तो बार बार बड़े दावे होते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां 26 मार्च को 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ, 24 मार्च का वो आंकड़ा जहां अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट किया गया। इसके अलावा 22 मार्च जब 4 क्रूज मिसाइल परीक्षण भी किए गए, साथ ही 16 मार्च जहां ICBM का टेस्ट हुआ, 14 मार्च 2 मिसाइल टेस्ट, 9 मार्च बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, 24 फरवरी को 4 हर्सल 2 स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल टेस्ट, 20 फरवरी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, इसके अलावा 18 फरवरी 989 किलोमीटर रेंज वाली ICBM का टेस्ट। अब जिस तरीके से ये प्रोवोकेशंस कह लें, उकसाने वाली बड़ी कार्रवाई क्या नॉर्थ कोरिया कर सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच जापान ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका को लेकर बड़ा दावा किया है। अगले कुछ हफ्तों में किम की और से बड़े फैसले हो सकते हैं और बड़े एक्शन के भी आसार हैं। यूएस और साउथ कोरिया की ड्रिल को नॉर्थ कोरिया जवाब दे सकता है। प्रोफेसर दत्ता, इस पर मैं आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन दक्षिण कोरिया आ सकता है अमेरिकी न्यूक्लियर वॉरशिप, इसको लेकर एक बड़ी खबर है, जहां ड्रिल में शामिल होने के लिए USS निमित्ज के पहुंचने की एक खबर है, और निमित्ज के साथ यूएस के दूसरे वॉरशिप भी ड्रिल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। यूएस और दक्षिण कोरिया की ड्रिल पर उत्तर कोरिया की भी पैनी नजर बनी हुई है। प्रोफेसर दत्ता, ये अगर वॉर फ्रंट होता है तो जाहिर सी बात है यूक्रेन से बड़ा इसे कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये तैयारी को लेकर बड़ी चेतावनी कह लें, सीधा चेतावनी अमेरिका को दी जाती है हर बार। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने पहले ही बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया था कि जिस तरह का तानाशाह नॉर्थ कोरिया में काबिज है सत्ता पे, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, और वो बिल्कुल एक सिरफिरे तौर पे वो अपना काम करते हैं, क्योंकि इस तरह है कि पूरे विश्व को ये साबित करना चाहते हैं
कि सबसे ज्यादा इन्वेंट्री उनके पास है, सबसे ज्यादा ताकतवर वो है। रेंज उनके पास है लेकिन डेप्थ नहीं है। लेकिन जिस तरह का जुनून वो रखते हैं तो विश्व को उससे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। रही बात यूएसएस निमित्ज और रूजवेल्ट की, वो ऑलरेडी उस एरिया में से काफी वाकिफ है और वो अपने जो ऑपरेशंस हैं या जो ऑपरेशनल ड्रिल्स हैं वो वहां प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वो बिल्कुल वहां के जो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। तो अमेरिका उनकी प्रेजेंस वहां रखेगा और अमेरिका ने इस तरह के जितने भी फ्लीट्स हैं और उनमें करीब करीब 10 से 12,000 सैनिक उसमें तैनात हैं, या जो ऑफेंसिव कंटेंट है वो नॉर्थ कोरिया कभी भी उसका सामना कर नहीं सकता। लेकिन अमेरिका अपनी जो प्रेजेंस है, एक बात तो साफ है ना, ये वॉर एक्सरसाइज भले ही रूटीन एक्सरसाइज कही जाए, लेकिन इन वॉर एक्सरसाइज के बीच में किम जोंग का आना, ये परीक्षण करना, उसकी टाइमिंग भी बड़े सवाल खड़े करती है। खबर होगी विद्रोह को लेकर, क्योंकि इजरायल के तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त करने पर भारी विरोध और रात के वक्त भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के फैसले का विरोध जताया जा रहा है और डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त करने पर जिस तरीके से भारी विरोध हो रहा है, इसी तरह से सभी प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए हैं। रात के वक्त भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। इजरायल के इतिहास में क्या ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है? क्योंकि प्रदर्शन की वजह से तेल अवीव की सड़कें भी अब पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। सड़क पर प्रोटेस्टर्स का ये जो जन सैलाब नजर आ रहा है, ये तस्वीरें वाकई चौंका रही हैं। पल में हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रदर्शन के लिए हजारों नहीं लाखों लोग इसी तरह से रात भर सड़क पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच ना सिर्फ विरोध जताया बल्कि कई गाड़ियों को कैसे नुकसान पहुंचाया, वो तस्वीर देखिए। तेल अवीव की सड़क पर उपद्रव के ये हालात आपके सामने होंगे, जहां इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को जुडिशियल रिफॉर्म्स के विरोध की जो सजा मिली है, उसी के तहत ये खबर बड़ी है। अब यह हालत विवादित जुडिशियल रिफॉर्म के खिलाफ थे। विवादित रिफॉर्म को सस्पेंड करने का समर्थन किया गया था। तेल अवीव की सड़क पर मार्च करते प्रोटेस्टर्स तो नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच कैसे बीच में ही उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया। झंडे बैनर लेकर नेतन्याहू के फैसले के विरोध में लोग सड़क पर आ गए। डिफेंस मिनिस्टर की बर्खास्तगी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा है।